Hello dear students, you might have seen the GS paper 3 for UPSC mains 2025 and we can particularly say the questions have been very well framed and questions have been very approachable also this year. Of course, इस पूरे डायनामिक्स में करंट अफेयर्स का रोल कहीं भी गया नहीं है. करंट अफेयर्स साइलेंट प्लेयर के जैसे है स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. और करंट अफेयर्स को कैसे बहुत प्रॉपरली हमको यूज करना है सो एज टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस आल्सो एंड टू प्रिडिक्ट द स्कोप ऑफ आंसर्स आल्सो, वो एक एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है इस बार के मेंस पेपर में. प्रिसाइसली अगर हम देखेंगे तो ये जो टॉपिक है एनवायरनमेंट की, जब हम बात करते हैं इस बार एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स बाइफरकेट बहुत अच्छे से हुए. जो क्वेश्चंस जीएस पेपर 3 में हमको देखने मिलते हैं और इसी के इन्फ्लुएंस क्वेश्चंस जो हमको जीएस पेपर 1 में देखने मिलते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर सोलर पावर डेवलपमेंट एंड इट्स यूटिलिटी उसका क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में, फिर क्लाइमेट चेंज और उसी के रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो कि 250 वर्ड्स में एक क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में उसने पूछा है. ये डिफाइन करता है कि ये जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पोल्यूशन एटसेट्रा कंजर्वेशन एटसेट्रा जब हम पढ़ते हैं उसको हमें कितने और किस तरीके से टैकल करना चाहिए. ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स का मैटर नहीं रह गया है, ये एक एनालिटिकल बात हो गई है. इस बार के पेपर में हम जीएस पेपर 3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. ऑफ कोर्स आपने जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस किया है पहले के वीडियो में. जीएस पेपर 3 में देखेंगे और हम देखेंगे कैसे हम लोग काफी अप्रोच कर रहे थे इस मेंस को और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में भी, और उन टॉपिक्स तक हम कैसे पहुंचे हैं, हम अपने टेस्ट सीरीज में कैसे पहुंचे हैं, अपने मेंस क्रैश कोर्स के थ्रू कैसे पहुंचे हैं, कैसे हमने उन टॉपिक्स पे डिस्कशंस किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे. प्रिसाइसली यहाँ पर ये देखें इस बार कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि जब आप एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ते हो तो ऑफकोर्स ये करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं और करंट डायनेमिक्स इसका हाई रहता है. तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर्स कितने डोमेन का पढ़ें, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. और प्रिसाइसली हम फिर उसको डिफाइन करते हैं कि पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ लो या 10-12 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ लो, ज़्यादातर जनवरी के ऑनवर्ड्स का करंट अफेयर्स पढ़ लो जिस साल आप मेंस में अपेयर कर रहे हो. लेकिन इस बार टॉपिक्स ऐसे आए हैं जो करंट अफेयर्स में तो रहे हैं, ऑफकोर्स रहे हैं, लेकिन पीछे के करंट अफेयर्स में रहे. 2022 2023 के करंट अफेयर्स में रहे हैं लेकिन 2025 में अपेयर कर रहे हैं. तो प्रिसाइसली ये भी समझना ज़रूरी है कि अब करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, करंट के कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को हमें समझना होगा. टॉपिक्स विच आर कॉन्स्टेंटली बीन स्पोकन ऑफ, टॉपिक्स विच आर कॉन्स्टेंटली बीन फ्लोन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे हैव बिकम प्रोमिनेंट एंड दे हैव बीन आस्क्ड. हम लोग कई बार प्रिज्यूम करते हैं, हम लोग कई बार करंट अफेयर्स में ये देख के चलते हैं कि यार ये वाला टॉपिक है, ये तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में आ रहा है, हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाएगा. जैसे इस साल अगर एनवायरनमेंट में देखोगे तो क्लाइमेट फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक था जो लग रहा था कि प्रिज्यूमेबली पूछ लेगा. पीटी में उसने क्वेश्चन पूछ भी लिया पेरिस एग्रीमेंट 6 के बारे में, लेकिन मेंस में क्लाइमेट फाइनेंस नहीं था. मेंस में क्वेश्चन वो ड्रैग करके पीछे ले गया, इंडिया के एनडीसी कमिटमेंट्स पर ले गया. तो ये एक एग्जाम्पलीफाई करता है कि अगर करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स आप पढ़ भी रहे हो तो सिर्फ न्यूज या अफेयर या इशू पता हो जाने से सारी चीजें फुलफिल नहीं होंगी. उसके रिलेटिव कंप्लीट डायनेमिक्स को हमको देखना पड़ेगा कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर करंट अफेयर्स में आ रहा है तो उससे रिलेट करके पीछे कहाँ पर आया था, क्या उससे पीछे कहीं पर आया था, उसका पूरा डेवलपमेंट कैसा है. सो इट इज नॉट अबाउट करंट अफेयर्स नाउ, इट इज अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द करंट अफेयर्स ऑल्सो. तो हमें करंट अफेयर्स ना पढ़ के करंट इश्यूज को समझना चाहिए अब पेपर को टैकल करने में. ऑल्दो इस बार का क्वेश्चन पेपर इजी है, इस बार के क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए हैं या डायनेमिक्स में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस हैं. इजी क्वेश्चंस हैं, अप्रोचेबल क्वेश्चंस हैं, और जो सीरियस स्टूडेंट्स इसमें पीछे अपने डेवलपमेंट्स को सही तरीके से पढ़ते चले आए उनके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन रहे होंगे, उनके लिए बहुत अप्रोचेबल क्वेश्चन रहे होंगे. वी कैन प्रिसाइसली सी, फर्स्ट वी कैन लुक इनटू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीन आस्क्ड इन एनवायरनमेंट. प्रिसाइसली एनवायरनमेंट में एक टॉपिक जो 2021 ऑनवर्ड कॉन्स्टेंटली चल रहा था, हमको लगता था कि हर साल ये टॉपिक कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा क्योंकि नीति आयोग भी इसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहा था, फिर एनटीपीसी ने भी इनिशिएटिव लिया, रिसेंटली एनटीपीसी ने इनिशिएटिव लिया था, एक सिंपल करंट अफेयर्स था.
that NTPC has started an initiative towards generation of ethanol from carbon dioxide और methanol from carbon dioxide, और वो एक पूरा प्रोसेस चल रहा था जिसमें लिक्विफिकेशन का एक प्रोसेस चल रहा था, गैसिफिकेशन का एक प्रोसेस भी चल रहा था, जिसके बारे में एक करंट अफेयर्स हमको देखने मिला, कोर्स मिला, लेकिन उसका पूरा डेवलपमेंट पीछे था। जब नीति आयोग का एक पेपर आया था 2021 में रिगार्डिंग कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसके डेवलपमेंट्स के बारे में वो बात करता है कि कैसे इंडिया में इसको हम अडैप्ट करेंगे, और फिर वही पॉलिसी मेकिंग्स और वही एक लाइन को लेकर के एनटीपीसी ने भी उस इनिशिएटिव को लिया और एनटीपीसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट बनाई। तो देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दो चीजों को डिफीट करता है। पहला कि सिर्फ एक पर्टिकुलर करंट अफेयर को लेकर के चल जाएंगे या एक पर्टिकुलर करंट अफेयर्स पे ही काम कर जाएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं, उसके बेसिक और उसके डेवलपमेंट को समझना वो एक चीज है। जो हमारे कई सोर्सेज होते हैं जो हम फिक्स कर लेते हैं, प्री फिक्स कर लेते हैं, अब प्रिसाइसली बहुत सारे सोर्सेज तो चैट जीपीटी के बाद से वैसे ही डिसमेंटल हो गए, लोगों ने हिंदू पढ़ना छोड़ दिया, इनफैक्ट चैट जीपीटी पे ही उन इश्यूज को पढ़ लेते हैं। बट फिर भी डेवलपमेंट्स को अगर हमको देखना होगा तो डेवलपमेंट प्रिसाइसली यहाँ कहीं ना कहीं यूपीएससी उस अप्रोच पे जाता है जहां पर वो पूरे टाइमलाइन को समझता है या वो एक पर्टिकुलर इशू के डेवलपमेंट को समझता है। तो ये पर्टिकुलर इशू है जिसमें कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज के बारे में बात किया है इस क्वेश्चन में। द क्वेश्चन स्पीक्स अबाउट व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, व्हाट इज द पोटेंशियल रोल ऑफ CCUS इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। अब ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स 150 वर्ड्स में हमें इसको प्रिसाइसली लिखना है। हिंदी में अगर देखेंगे, कार्बन अवशोषण, उपयोग एवं भंडारण का क्या आशय है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए CCUS की संभावित भूमिका क्या है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। अब ये CCUS कॉन्स्टेंटली डिस्कशन में भी रहा है, कॉन्स्टेंट पॉलिसी मेकिंग में भी रहा है, CCUS के बारे में बात भी करते हैं। अभी पहले हम देखते हैं कि CCUS है क्या, फिर हम समझेंगे कि इस आंसर को आइडियली हमको कैसे लिखना चाहिए था, कितना कहाँ पर कैसा वेटेज देना चाहिए। प्रिसाइसली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये 4 टर्म्स हैं, वो अपने आप में ही डिफाइन करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बीन एमिटेड, किसी भी फॉर्म में आप कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हो, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कैप्चर करना है, उसको स्टोरेज में लेके जाना है और फिर उसके वेरियस यूटिलाइजेशंस को डेवलप करना है, सो दैट अब इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ये जो CCUS है या कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज है, ये प्रिसाइसली नेट जीरो जो टारगेट्स हैं इंडिया के, उसको अचीव करने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हमारी जो कोल बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं उनको क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज की तरफ लेके जाए। तो अब यहां पर देखिए, ये इशू प्रिसाइसली जो हम बेसिक्स में पढ़ते हैं या फाउंडेशन में पढ़ते हैं वो है रिगार्डिंग क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, और क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के एक एस्पेक्ट में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज मेथड्स भी आ जाती हैं, जिसके बारे में ये पूछता है। अब यहाँ पर डिबेट भी होती है कि ये तो साइंस का टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये प्रिसाइसली एनवायरनमेंट का टॉपिक है और एनवायरनमेंट में हम कॉन्स्टेंटली इसको पढ़ते भी हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन कैप्चर 3 तरीके से किया जा सकता है। इट कुड बी अ प्री कंबशन कैप्चर, प्री कंबशन कैप्चर का मतलब है कोई भी चीज आप जला रहे हो उसके पहले या बर्न कर रहे हो उसके पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट्स को हम पहले से हटा लें बाय यूजिंग सर्टेन मेथड्स, बाय यूजिंग सर्टेन टेक्नोलॉजीज। डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, हमारे पास उतना स्कोप नहीं है अभी टाइम बाउंड फॉर्म में। जस्ट आइडेंटिफाइंग कि कार्बन रिसोर्सेज कैसे हैं और उन कार्बन रिसोर्सेज को हम कैसे कम कर सकते हैं या उसके उस एस्पेक्ट को निकाल लें जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा आफ्टर कंबशन। या पोस्ट कंबशन कैप्चर, पोस्ट कंबशन कैप्चर में प्रिसाइसली हम देखते हैं कि आफ्टर वी हैव बर्न समथिंग वी डायरेक्टली कैप्चर द फ्लू गैस और द आउटकम ऑफ कंबशन, और फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट आउट करके हम स्टोरेज में भी ले जा सकते हैं या टोटल फ्लू गैस को भी हम स्टोरेज में ले जा सकते हैं। यहाँ पे 2 चीजें काम करती हैं, एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन भी काम करता है जो सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने में हेल्प करता है, और कार्बन कैप्चर भी काम करता है पोस्ट कंबशन, जो आउटपुट है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। पोस्ट कंबशन कैप्चर में हम आगे भी बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जियो इंजीनियरिंग टूल्स एटसेट्रा की बात हम करते हैं, जहां पे हम ट्रैप इन कर सकते हैं
डिसोल्यूशन कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। वी कैन सिंपली डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्जर लगून्स, लगून्स मतलब पॉन्ड्स में या किसी भी इस तरीके के आर्टिफिशियल सोर्सेज जहाँ पे वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके उसका यूटिलाइजेशन कर लें, वो भी एक तरीके का कैप्चर मैकेनिज्म बन जाता है। प्री कंबशन कैप्चर के एक मेथड्स के थ्रू हम जो मेजर कोल बेस्ड सोर्सेज हैं उसमें वॉशिंग एटसेट्रा भी करते हैं। वो एक ऑल्दो रिलेटिव टेक्नोलॉजी है क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का, जिससे भी हम रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट या उसके पोल्यूटेंट कंटेंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये पहला एस्पेक्ट है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज रिगार्डिंग द स्टोरेज। वी कैन सिंपली स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये स्टोरेज कई तरीके से हो सकता है। एक तो सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, जहां पर कार्बन सिंक्स में हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम प्लांट्स में या एक फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट में या वाटर में डिसॉल्व करके या वाटर में एल्गीज को ग्रो करके या अदर मीडियम्स में जहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग एटसेट्रा होती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोरेज में डाल दें या टैंक्स में डाल दें, या इसका हम क्रायो स्टोरेज भी कर लें। वो एक मेथड हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस मेथड में हम एक चीज और देख सकते हैं, क्रायो स्टोरेज के अपार्ट वी कैन ऑल्सो गो फॉर केमिकल स्टोरेज, जहां पर बहुत सारे केमिकल्स में वी कैन सिंपली डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी कैन स्टोर दैट। इसमें फिजिकल स्टोरेज भी हो सकता है, फिजिकली कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना इनटू एक्सकेवेटेड माइंस, या जो खाली पड़े हुए माइंस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रीडायरेक्ट कर दिया जाए, वहां पर स्टोर कर दिया जाए या रिलीज कर दिया जाए, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ना आ पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका हम एड्सॉर्बेंट पे भी स्टोरेज कर सकते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एड्सॉर्बेंट के जैसे काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एड्सॉर्ब करने का काम करते हैं, अपने सरफेस पर कैप्चर करके रख लेते हैं। वो एक तरीके का स्टोरेज मैकेनिज्म भी हो सकता है। फिर आता है इसका एक मेथड जिसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन प्रिसाइसली वहां है जहां कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड बहुत सारे मैकेनिज्म्स हम डेवलप कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में या रिलेटिवली अदर प्रोसेसेस में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन पे ले जा सकते हैं। जैसे अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो इन सब चीजों में काम कर सकते हैं। सबसे पहले फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में जा सकता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिंक्स हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो सकता है। हाइड्रोजन एनर्जी के केसेस में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक मैकेनिज्म बना सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। सो हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट, जहां पर कोल गैसिफिकेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और उससे फिर हाइड्रोजन फॉर्मेशन, ऑल्दो वो एक रिलेटिवली क्लीनर प्रोसेस नहीं है, मगर फिर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर यूटिलाइजेशन को इम्पॉर्टेंटली बढ़ा देता है। इसके अपार्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड के यूटिलाइजेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जा सकता है यूजिंग वेरियस हाई कैल्शियम सोर्सेज ऑल्सो, जो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी करने में हेल्प करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एटसेट्रा, इसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन ले जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करने का एक और अच्छा मैकेनिज्म हमने देख लिया है, जैसे कि लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, जेम्स एटसेट्रा, उन सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली स्टोर किया जा सकता है, या कार्बोनेट रॉक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है, जहां पर इवेंचुअली यूटिलाइजेशन हम डेवलप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी यूटिलाइजेशन मेथड्स और भी हैं जहां पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, या प्रिसाइसली इसका लिक्विफिकेशन कर सकते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम मेथनॉल या इथेनॉल इनके डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। अभी यही वो मैकेनिज्म है जो करंट अफेयर्स में डिस्कस भी हुआ था इस ईयर 2024-25 के करंट अफेयर्स में था, लेकिन यहां से पूरा एक इशू डेवलप हुआ, और वो इशू क्या है, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के जैसा है, तो उसको हम समझते हैं। तो ये प्रिसाइसली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज है, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन है, CCUS। प्रिसाइसली इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम CCUS को यूटिलाइज करते हैं तो CCUS का हमको बहुत सारे एडवांटेजेस देखने मिलते हैं,
जैसे कि सबसे पहले तो ये ऑफ कोर्स नेट जीरो अचीव करने में हेल्प करेगा. दिस वुड बी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ CCUS. सेकेंड, it would make our fuel much more cleaner. We can have cleaner non-renewable fuels also. तो प्रिसाइसली कोल को ज्यादा क्लीन कर देगा. अगर हम कोल के यूटिलाइजेशन को समझते हैं तो कोल का यूटिलाइजेशन एज सच एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म में, लेकिन अगर हम क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज में और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एटसेट्रा को यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली हम कोल को बर्न भी कर सकते हैं और उसके जो हजार्डस इम्पैक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज भी कर सकते हैं. तो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है. प्लस न्यू इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड, न्यू मेथड्स एंड न्यू इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड व्हिच कैन आल्सो हैव इट्स ओन इकोनॉमी. जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स का एक अपना एक एस्पेक्ट है जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है. मेथनॉल इथेनॉल फॉर्मेशन का अपना एक एस्पेक्ट है. इंडिया ने एथेनॉल के लिए क्लीन फ्यूल मेथड्स में भी या व्हीकुलर इमिशंस को कम करने के लिए भी एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट किया है. अब एथेनॉल फॉर्मेशन अपने आप में एक चैलेंज है इस समय पे, बिकॉज फूड ग्रेन से लेके आएंगे, किन सोर्सेज से लेके आएंगे, तो ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन से इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू अगर इथेनॉल मेथनॉल इथेनॉल एटसेट्रा हम बना सकते हैं तो वो हमारे लिए एक सर्कुलर मेथड हो जाएगा जहाँ पर एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी हम डेवलप कर सकते हैं. बाय बर्निंग कोल वी विल जनरेट अनदर फ्यूल which will help to supplement fuel also, or which will help to supplement the vehicle, reduce the vehicular emission also, which will also help to supplement the alternative uses of the fuel also. तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकते हैं. So it can also help in development of circular economy, which would be a futuristic aspect. जहाँ पर circular economy सिर्फ waste utilization से नहीं, यहाँ पर ये भी एक तरीके का वेस्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट, और उसकी यूटिलाइजेशन को अगर हम डेवलप कर रहे हैं और न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स को बना रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एडवांटेजियस हो सकता है. राइट. जो न्यू एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं जहाँ पर हॉर्टिकल्चर हो गया या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन मेथड्स हैं जो कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके यूटिलाइज करना सो एज टू क्रिएट कंट्रोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट, वो भी एक हमारे लिए एस्पेक्ट हो सकता है. तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं CCUS एक एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर सकता है. हमारे एमिशन जो नॉर्म्स हैं या जो हम जिस एस्पेक्ट पे चल रहे हैं, जो अपने एमिशन टारगेट्स की तरफ हम चल रहे हैं, उन एमिशन टारगेट्स को अचीव करने में भी ये हेल्पफुल हो सकता है. जहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हमारे एमिशन टारगेट्स को अचीव करने में हमें एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सप्लीमेंट की ज़रूरत है. बहुत सारा पैसा इसमें लगना है, बहुत सारा मनी वुड बी रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस वुड बी रिक्वायर्ड ओवर हियर. उन सब में अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप करते हैं जहाँ पर वी कैन कंटिन्यू यूजिंग द चीपर फ्यूल विच इज कोल, एंड वी कैन रिड्यूस द ओवरऑल आउटपुट्स ऑफ और द एमिशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल ऑल्सो, तो वो फ्यूल बैड नहीं रह जाएगा, वो फ्यूल डर्टी फ्यूल नहीं रह जाएगा. इनफैक्ट अगर इफ वी आर रिड्यूसिंग द ओवरऑल हैजार्ड्स ऑफ बर्निंग द कोल, तो फिर कोल में प्रॉब्लम क्या है? तो फिर इवेंचुअली हमको जो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है फॉर डेवलपिंग दी एनर्जी सोर्सेज और डेवलपिंग द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा. जो जीडीपी पे एक बर्डन हमारा एनर्जी के थ्रू आ रहा है वो थोड़ा सा डिले होगा तो वी विल बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट टू डेवलप आवर रीन्यूएबल एनर्जी मेथड्स, पर उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा. एंड साइमल्टेनियसली हम कोल को बर्न करके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन रखेंगे, प्लस साइमल्टेनियसली हम एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं डिटोरिएट होने से बचा लेंगे. तो ये सारे एस्पेक्ट्स CCUS के एडवांटेजेस के जैसे हो सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे तो ये क्वेश्चन ऑल्दो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हम लिख नहीं सकते, तो 150 वर्ड क्वेश्चन है, तो हमें प्रिसाइसली डिफाइन करना होगा. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट व्हाट इज CCUS एंड सेकंड पार्ट व्हाट इज द पोटेंशियल रोल ऑफ CCUS इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. तो अगर एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमारे पास पहले एस्पेक्ट का कंटेंट ज़्यादा है, CCUS का कंटेंट ज़्यादा है, उसको हमें थोड़ा सा लैब कैप्चर क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, स्टोरेज क्या है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये सबको बताना है. तो अब जब इस क्वेश्चन का ब्रेकडाउन या कॉन्टेक्स्ट हमको लिखना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन का, तो हमें बर्डन ज़्यादा देना था, 60 से 65% बर्डन देना था इन डिफाइनिंग व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, और इस क्वेश्चन का 35 से 40% वेटेज जाता टूवर्ड्स डिफाइनिंग द पोटेंशियल रोल ऑफ CCUS इन क्लाइमेट चेंज. तो उस तरीके से हमें देखिए, जब क्वेश्चन लिखते हैं इट इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग व्हाट इज देयर, और इट इज नॉट ओनली
presenting the content. It is also about presenting the content with a context. In which context you will present that particular topic. वहाँ पे ये समझना चाहिए कि हमें किस पर वेटेज ज़्यादा देना है. अल्टीमेटली मार्क्स तो सबको मिलेंगे, लेकिन अगर हम वेटेज प्रॉपर रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी वर्ड लिमिट को भी मेंटेन रखेंगे, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि ओके फाइन, हमें ये बैलेंस देना है, इस पे ज़्यादा मार्क्स फेचेंगे, इस पे ज़्यादा मार्क्स फेचेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप होती है. सो फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर से नेक्स्ट ईयर्स मेंस, उनको ये समझना चाहिए कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग इसलिए मत करिए कि आंसर राइट हमको सिर्फ लिखना है, फॉर प्रैक्टिस लिखना है, या फिर ये कल्ट है, सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो हमको भी करना है. आप इसलिए भी समझिए कि आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने कंटेक्स्ट को समझना, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना, किस तरीके से आपको लिखना है, कितना वेटेज किस टॉपिक पे देना है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी. सो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस और वाइल यू आर राइटिंग अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए कि ये कैसे करना है. राइट. ऑल्दो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने द स्टडी के मेंस टेस्ट सीरीज में भी, हमने ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज में भी इसको डिस्कस किया था. ऑल्दो इस रिलेटेड क्वेश्चन था जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल पर था, बट डायरेक्टली इस पूरे टॉपिक को, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज को हमने अपने मेंस क्रैश कोर्स में एज सच डिस्कस किया हुआ है. उसके चैलेंजेस, लिमिटेशंस, मेथड्स क्या हैं, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे इंडिया के जो मेजर इनिशिएटिव है, फिर उसके बाद कैसे हमको आगे इसके लिए काम करना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई ऑलरेडी. तो यू कैन ऑल्सो टेक अप अ लुक ऑफ दैट ऑल्सो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये भी एक प्रिज्यूमेबल क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टेंटली चला आ रहा क्वेश्चन है, ये एक डिबेट है जो कॉन्स्टेंटली पिछले 3-4 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, तो इस साल है. राइट. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया. अब ये कोई पर्टिकुलर करंट अफेयर्स से नहीं आया है, ये 2-3 साल से करंट अफेयर्स में चल ही रहा है, ये कंटेम्प्रेरी इशू है. सो वी कैन नॉट से दैट इट इज ओके फाइन ये डायरेक्ट इसी साल का करंट अफेयर्स. ऑफ कोर्स है करंट डायमेंशन है, क्योंकि एनवायरनमेंट का नेचर ही करंट अफेयर्स वाला है, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट है, कॉन्स्टेंटली चला आ रहा है ये. राइट. 2022 में बैंगलोर में प्रॉब्लम हुआ था, तब ये इशू था. 2023 में फिर अर्बन क्लस्टर्स में प्रॉब्लम था, फिर ये इशू था. 2024 में फिर दिल्ली और आसपास के एरियाज में, हैदराबाद में, इन सब में एक एक्यूट वाटर क्राइसिस क्रिएट हुआ था, तो इशू है. फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस होना, फिर उसके बाद कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कॉन्स्टेंटली जो 2022 का था, उसके बाद उसकी कुछ न्यू रिपोर्ट्स हमको 2025 में देखने मिली, तो करंट अफेयर्स में ये एक पर्टिकुलर इशू था. तो ये कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग इशू है, ये ऐसा इशू नहीं है कि एकदम से आ गया है या बस न्यूज़पेपर में था 1 महीने पहले और पूछ लिया, ऐसा नहीं है. ये कॉन्स्टेंटली चलता हुआ इशू है, एक कंटेम्प्रेरी इशू है. तो रिपीटेटिवली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स में अगर कोई पर्टिकुलर इशू है या ऐसा कोई बड़ा इशू देखने मिलता है, डिस्कशन में देखने मिलता है, तो उसके डेवलपमेंट को जरूर देखो ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम. वो टाइमलाइन में कैसे डेवलप हुआ है, वो पर्टिकुलर इशू कहाँ से आया है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें है, तो वो हमको समझ में आता है. और ऐसे इश्यूज जो आपको मिलते हैं जिनकी बैक हिस्ट्री है, जो कांस्टेंट डेवलपमेंट में, दीज इशू बिकम इम्पॉर्टेंट. तो जब आप इश्यूज को प्रिज्यूम भी करते हो, जब आप देखो करंट अफेयर सबके पास अप्रोचेबल है, करंट अफेयर्स हर किसी के पास है, हर किसी के पास एक मैगजीन है, हर किसी के पास एक करंट अफेयर्स का चार्ट है, हर किसी के पास एक वेब पेज है जिससे वो करंट अफेयर्स पढ़ता है, उसके अपने डिफाइंड सोर्सेज हैं जिससे वो करंट अफेयर्स पढ़ता है. लेकिन जरूरी क्या है, करंट अफेयर्स तो हर कोई पढ़ रहा है, जरूरी क्या है, उस करंट अफेयर्स में से आप क्या एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, क्या आप एग्जाम ओरिएंटेड यूटिलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हो, वो ज्यादा जरूरी है, रादर देन हम ये देखें कि ये करंट अफेयर्स में था. ऑफ कोर्स था, नथिंग हैज चेंज्ड, ये तो करंट अफेयर्स में था ही, ये तो रहेगा, और आगे आने वाले ईयर्स में भी करंट अफेयर्स से आते हुए टॉपिक मिलते रहेंगे. लेकिन हम उतना सारा करंट अफेयर्स में से क्या फिल्टर आउट करके निकाल के ले पाए कि हाँ ये पर्टिकुलर इशू है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, जिसका इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट चल रहा है, उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन अगर हमको देखने मिलता है तो वो हमारा एक विन विन सिचुएशन होता है. तो whenever you are preparing for even current affairs या इन सब टॉपिक्स में जब आप प्रिपेयर करते हो तो इन सब चीजों को भी प्रिज्यूम करके देखो. अभी देखो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो क्वेश्चन स्पीक्स अबाउट examine the factors responsible for depleting groundwater in India and also define the steps taken by the government of India to mitigate such problems. अभी ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, हमारे पास लेवरेज भी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से लिखने में. राइट. अब ये वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें दोनों चीजें साइमल्टेनियसली और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल. कौन सा? पहला पार्ट है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर
डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, सेकेंड है द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मिटिगेटिंग द वाटर स्कैर्सिटी और मिटिगेटिंग द ग्राउंड वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। इसमें अगर आप समझोगे तो पहला तो मेजर रीजंस क्या है, अगर हम रीजंस को देखेंगे तो ग्राउंड वाटर डिटोरिएशन के सबसे बड़े रीजंस में से सबसे पहला ओवर एक्सप्लॉयटेशन, राइट। अब ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन 3 डायमेंशंस में चलता है जहां पर हमको इसका प्रेशर देखने मिल रहा है। पहला, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर। ओवर क्रॉपिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, जिससे हमको देखने मिलता है कि ऑफ कोर्स ओवर क्रॉपिंग या कॉन्टिन्यूसली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की क्रॉपिंग जब हमको देखने मिलती है और उनकी ओवर क्रॉपिंग देखने मिलती है एग्रीकल्चर में, जब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, या ऐसे क्रॉप मेथड्स हो गए जो कॉन्स्टेंटली हमको देखने मिलते हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और कई बार तो अब ऐसा भी पैटर्न हमको देखने मिला, पंजाब हरियाणा का एक कांस्टेंट केस स्टडी हमको देखने मिलता है जहां पर राइस या पैडी की क्रॉपिंग ओवर क्रॉपिंग की तरफ जा रही है, राइट। आइदर दे आर टेकिंग मोर देन 1 साइकिल ऑफ राइस इन एन ईयर, और कॉन्स्टेंटली उसी साइकिल पर चल रहे हैं, सिर्फ राइस 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 की साइकिल पर चल रहे हैं, ब्रेक नहीं दे रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पूरा एक जो एग्रीकल्चरल मार्केट है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट हो गया, उन कमोडिटीज का वैल्यू बहुत हाई है, तो हमने रिसोर्सेज को ओवर कॉम्पनसेट करके उन फूड आइटम्स को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किया है, जो एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट। द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम दैट वी कैन सी ओवर हियर ग्राउंड वाटर से, दैट इज इंडस्ट्रियल ओवर यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ओवर एक्सप्लॉयटेशन, राइट। स्पेसिफिकली इसमें बॉटल वाटर एक मेजर केस स्टडी के जैसे देखने मिलता है कि जो बॉटल वाटर है प्रिसाइसली बहुत सारे छोटे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं जो बॉटल वाटर को हम ग्राउंड वाटर और उसको ट्रीट करके फिर बॉटल करके फिर वो सेल ऑफ करते हैं, इट इज अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट, बट कहीं ना कहीं उसमें इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। वेल नोन केस ऑफ कोको कोला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो सिग्निफाई करता है कि कैसे ये प्रॉब्लम हमारा जो इंडस्ट्रियल ओवर एक्सप्लॉयटेशन का है वो भी प्रॉब्लम देखने मिला। फिर हैवियर इंडस्ट्रीज हैं वो भी पंप आउट कर रहे हैं बहुत सारा ग्राउंड वाटर, राइट। आयरन स्टील है या इवन थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, वो भी बहुत सारा अंडरग्राउंड वाटर पंप आउट कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इलीगल एक्सट्रैक्शन भी हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो उस वाटर का। फिर रेसिडेंशियल, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। रेसिडेंशियल ओवर एक्सप्लॉयटेशन में स्पेसिफिकली अर्बन क्लस्टर्स में अगर हम बात करें, दी municipal corporations are not in a particular state to provide 100% pipe drinking water to every citizen present in the urban cluster. इसके दो major problems हैं। Number one, the urban cluster population is flanking. Constantly population बढ़ती चली जा रही है, इधर उधर से कहीं ना कहीं से बहुत सारा population आ जाता है, migration बहुत ज़्यादा हाई है urban clusters में। जो municipal corporations है उनकी planning कहीं ना कहीं इस flanking population से fail होती है constantly। ओवर क्राउडेड हैं अर्बन क्लस्टर्स। फिर अर्बन क्लस्टर्स ओवर क्राउडेड होने के साथ साथ अनस्ट्रक्चर्ड भी हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट अर्बन क्लस्टर्स का हमको देखने नहीं मिलता। मेजर अर्बन क्लस्टर्स जो इंडिया में बात करो, बीडबी दिल्ली, बीडबी मुंबई, बीडबी चेन्नई, बीडबी कैलकाटा, बीडबी हैदराबाद, बीडबी बेंगलुरु। बेंगलुरु उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंटली इस पर डिबेट हुआ था दैट पीपल आर फ्लैंकिंग इनटू बेंगलुरु फ्रॉम ऑल साइड्स एंड द अर्बन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन बेंगलुरु, right? The same is condition with Delhi, the same condition is with Mumbai also. तो constantly यहाँ पे क्या है, ये population बढ़ता चला जा रहा है, इधर इधर से municipal corporations हर किसी को pipe drinking water नहीं provide कर सकते हैं। तो दो चीजें होंगी, either you depend upon the mobile sources of water, tankers पहुंचेंगे उससे भी problem होगा, दूसरा you will depend upon the ground water। तो कहीं ना कहीं illegal ground water extraction होता है और over exploitation of ground water होता है, वो भी एक major problem है। ओवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम बनता है। तीसरा प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज, जो एक एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है ओवर रिड्यूसिंग दी सरफेशियल वाटर बॉडी। जैसे जैसे सरफेस पे प्रेजेंट पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा ये सब इवेपोरेट होने लगेंगे या इनका वाटर टेबल रिड्यूस होने लगेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे एक्वाफर्स या ग्राउंड वाटर पे भी पड़ेगा और इवेंचुअली हमारा ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होने लगेगा, ग्राउंड वाटर टेबल उससे भी कम होने लगेगा, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेशियल वाटर से एक्सचेंज में होता है। दूसरी तरफ जो मेजर रिवर स्ट्रीम्स हैं जिससे हमारे डीप डाउन एक्वाफर्स भी रिचार्ज होते हैं, वो रिवर स्ट्रीम्स भी धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। एनुअल थे
perennial थे अब वो seasonal होते चले जा रहे हैं. For a majority time of the year जो major river streams है वो dry out हो जा रहे हैं climate change के impact से या melting glacier से या water availability अब नहीं उतनी high है उनके lakes में, जो major river streams हैं उनके lakes में, तो कहीं ना कहीं ये सब एक ड्राई आउट कंडीशन की तरफ लेकर के जा रहा है, राइट. इसके अपार्ट नॉन रिचार्ज, हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करते हैं जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, राइट. इसके बाद पुअर एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत लो है जिससे हम कई बार अंडरग्राउंड वाटर को एक्सेस अमाउंट में पंप आउट करते हैं और एफिशिएंटली यूज नहीं करते. जब एफिशिएंटली यूज नहीं करते हैं तो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाते हैं उस केस में, राइट. तो ये मेजर रीजंस बन जाते हैं, मेजर कॉजेस बन जाते हैं, जहां पर इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएंगे तो वी कैन डिफाइन ओवर हियर, वी कैन पुट अप एग्जांपल्स आल्सो ओवर हियर, राइट. कुछ करंट अफेयर्स के एग्जांपल आपको देखने मिलते हैं, जैसे रेसिडेंशियल का देखोगे तो you can put up example of Bengaluru, or simply over here agriculture में देखोगे you can put up example of Punjab and Haryana, right. over population के देखोगे major urban clusters example लिख सकते हो, Bengaluru, Delhi, Mumbai, etc, right. climate change के examples देख सकते हो, river streams are declining, majority of the river streams specifically South India में देखोगे majority of the river streams they are declining, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, उसका अपना एक वाटर एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है. सो उससे क्या होता है, रिचार्ज जो मिलता रहता है ग्राउंड वाटर टेबल को वो भी नहीं मिलता, राइट. दीज ऑल थिंग्स कुड हैव बीन रिटन ओवर हियर विद दिस एस्पेक्ट. इसमें जो दूसरा पॉइंट है, व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन अप, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है इसको काउंटर करने का, उसको हम देख सकते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम वाटर पॉलिसी को लेके चलते हैं ऑफ 2012, जो स्पेसिफिकली ऑल्दो किसी तरीके से ग्राउंड वाटर मेंटेनेंस की बात नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता है. तो वाटर रिसोर्सेज जो भी हमारे प्रेजेंट है उन सब के मैनेजमेंट को करने में ये हमारी जो वाटर पॉलिसी है 2012 की वो हेल्प कर जाती है. फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वी हैव इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट स्पेसिफिकली हेल्प करता है ड्रॉट प्रोन एरियाज में, ड्राई एरियाज में वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में. ऑल्दो ये 2016-17 तक नीरांचल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू था, बाद में ये सब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जैसा हो गया है. तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें मोर ड्रॉप पर क्रॉप और हर खेत को पानी, दीज ऑल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन अप अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके थ्रू हमको देखने मिलता है दैट वी आर ट्राइंग टू मैनेज दी वाटर रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को हम मैनेज करें, जहां पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की भी बात होती है. फिर ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट और ड्रिंकिंग वाटर और जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज उनके मैनेजमेंट में हमको जल शक्ति अभियान देखने मिलता है. और इसी के एक्सटेंशन में जल जीवन मिशन देखने मिलता है. जल जीवन मिशन ऑल्दो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता अंडरग्राउंड वाटर को मैनेज करने में, लेकिन जल जीवन मिशन पाइप ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकली रूरल हाउस होल्ड्स में प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है. जहां पे जल जीवन मिशन अगर पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है तो अंडरग्राउंड वाटर पर जो डिपेंडेंसी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो एक्सप्लॉयटेशन उसका कम होने लगेगा, राइट. ये दो एस्पेक्ट्स हैं. इसके बाद अटल भूजल योजना, which is helping directly in management of the water also, management of the underground water also, right. इसमें the Bhuvan portal also takes a major role where the initiatives have been taken up for understanding or creating a map of or visualization of overall amount of water, underground water present in India. इसी में नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आ जाता है, which tries to identify the state of underground water present in different states, जिससे हमको उनकी यूज एफिशिएंसीज और उनकी क्रिटिकलिटीज के बारे में समझ में आता है, which eventually will help us to identify the major problem and the solutions also, right. तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट्स है. इसमें नेशनल वाटर मिशन भी है, जो सरफेशियल वाटर बॉडीज के मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बट इवेंचुअली
वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। फिर वाटर रिचार्ज एक्सेट्रा के लिए हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं जल शक्ति अभियान के थ्रू, वेयर वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन द वाटर रिचार्ज एंड water harvesting methods are to be improved under Jal Shakti Abhiyan. So these are major initiatives which have been taken up recently. ठीक है, फिर इसमें wetland management भी हो सकता है, उनके management से exchange the exchange column between aquifer and the wetland वो manage हो सकता है, वो एक aspect हो सकता है जहाँ पर management में help मिलती है। फिर कोस्टल एरियाज में ऑल्दो इतना प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास, रिवर स्ट्रीम्स के मैनेजमेंट के थ्रू भी हम अंडरग्राउंड वाटर को मैनेज कर सकते हैं। सो ओवरऑल रिवर स्ट्रीम इनडायरेक्ट पॉलिसीज में देखोगे तो वेटलैंड मैनेजमेंट, रिवर मैनेजमेंट, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगा, राइट। ये फ्यूचरिस्टिक मेथड्स में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ली हैं। फिर अर्बन एरियाज में अमृत, दी अमृत सरोवर योजना ऑल्सो विच इज बीन टेकन अप। अर्बन और रूरल में मेजरली पॉन्ड्स और सरफेशियल वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना, जिससे वाटर यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास एक अनदर रिसोर्स बनता है, प्लस हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज की, प्लस एक्सचेंज में भी हेल्प मिलता है। तो ये सारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अप इन द रीसेंट टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर इशू जिसमें हम, ये वो क्वेश्चन है जो सिग्निफाई करता है कि हमें 50:50 को लेके चलना चाहिए। किस पे बर्डन हमको देना है, अब प्रिसाइसली हमें दोनों चीजों पर इक्वल बर्डन देना होगा, दोनों चीजों को हमें इक्वली लिखना होगा और दोनों चीजों को इक्वली साइमल्टेनियसली उसको आइडेंटिफाई करके उन सारी चीजों के एस्पेक्ट्स को हमें समझना होगा कि हम कैसे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट बोथ द थिंग्स आर इक्वली बैलेंस। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, कई बार लोग इसमें इसको लिखने में इतने बिजी हो जाते हैं, रीजंस को लिखने में, कि पॉलिसीज, एक दो पॉलिसीज लिख करके छोड़ देते हैं या सिर्फ पॉलिसी का नेम लिख करके छोड़ देते हैं। वो कहीं ना कहीं गलत होता है। आपको, आपसे क्वेश्चन इक्वली डिमांड कर रहा है कि आप दोनों चीजों को अच्छा लिखो। कई बार ये होता है कि हमने पढ़ा नहीं है बेसिक को ज्यादा, करंट पढ़ा था, पॉलिसी हमको 4-5 पता है, उन्हीं पॉलिसीज को हम एक्सप्लेन कर करके लिख रहे हैं, लेकिन हमने रीजंस को बहुत अच्छे से लिखा। रीजंस पे सिर्फ 20% बर्डन दिया, 80% कुछ पॉलिसीज पे बर्डन दे दिया, वहां पे भी आपके आंसर्स इनफॉर्म्ड हो जाते हैं, वहां पर भी आपके आंसर्स बैलेंस नहीं रहते हैं और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हमें समझना चाहिए व्हाइल राइटिंग द आंसर। हम सिर्फ एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज दिस थिंग, राइट। ओके, ये क्वेश्चन भी हमको हमारे मेंस क्रैश कोर्स में देखने मिलता है, जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ना सिर्फ ग्राउंड वाटर स्कैरसिटी को, इनफैक्ट ओवरऑल वाटर स्कैरसिटी को हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं, राइट। तो ये एक इशू है जो कॉन्स्टेंटली चला आ रहा है और वहां से हमने इसको यहाँ पर लिया था और वी हैव डिस्कस दोस थिंग, दे आर ऑन विद आवर वीडियोस आल्सो, राइट। देन वन मोर क्वेश्चन which is being asked, which is relative to the Paris Agreement, और क्वेश्चन डिस्कस करता है about how the Paris Agreement has been created. The question speaks about write a review on India's climate commitment under the Paris Agreement 2015. अब ये थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें किस डायरेक्शन में हमको जाना है, वो डायरेक्शन और कहां तक लिमिट करना है वो भी, क्योंकि करंट में हमारे पास इसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट अ रिव्यू ओवर इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट 2015 and mention how these have been further strengthened in 2021 COP26. In this direction, how has the first nationally determined contribution intended by India updated in 2022, how it has helped. तो अभी देखो इस पूरे क्वेश्चन के डायमेंशन कहाँ पर है और हमको डायमेंशन लेना कैसे होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आइडियली हर चीज का एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है, कहां से, 2015 से 2024 COPs के एक्सट्रैक्ट को पूछ रहा है, लेकिन सिलेक्टिव एक्सट्रैक्ट्स को पूछ रहा है, हर एक एक्सट्रैक्ट को नहीं पूछ रहा है, सिलेक्टिव एक्सट्रैक्ट को पूछ रहा है और वो एक लाइन डिफाइन करने के लिए बोलता है ये क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, कंटेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनफैक्ट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ओवरबर्डन है कंटेंट का। हम तो चीजें जानते हैं ना, 2015 में क्या हुआ है, 2021 में क्या हुआ है, 2022, 23 क्या हुआ है, 24 में क्या हुआ है, ये चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं, राइट। अब हमारे पास इतना ज्यादा कंटेंट है, उसमें से सिलेक्टिव कंटेंट क्या होना चाहिए, हमको क्या लिखना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये टफ है सिर्फ
in identifying what is to be written, right? अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, रिव्यू, राइट अ रिव्यू ऑन, क्वेश्चन के पार्ट्स देखो, राइट अ रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट, पहला, मेंशन हाउ दीज हैव बीन स्ट्रेंथन्ड फर्दर इन 2021, सेकंड पार्ट है, हाउ द एनडीसी हैज बीन अपडेटेड, द इंडियाज एनडीसी हैज बीन अपडेटेड इन 2022। अब देखो, बहुत थोड़ा सा इधर जाओगे और आप इस क्वेश्चन से स्किप हो जाओगे। ये इंडिया सेंट्रिक क्वेश्चन है, तो हमें इंडिया सेंट्रिक होकर के एक रिट्रोस्पेक्टिव में लिखना होगा उन सारी चीजों को। कैसे, इस क्वेश्चन का फ्रेम क्या होता है, देखो 2015 पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, तो 2015 पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें ली थी, जिसमें पहले तो हम CBDRRC की बात करते हैं, ये एक मेजर एग्रीमेंट हुआ था। फिर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लोबल वार्मिंग को रखना है, ये दूसरा मेजर एग्रीमेंट हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक एनडीसी फॉर्मेशन होता है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, INDCs का, जो बाद में NDCs बन गए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसी के बाद फिर लेटर ऑन क्लाइमेट ट्रैकर या NDCs के आइडेंटिफिकेशन के को भी हमें बनाना होगा, और ये NDCs आगे जाकर के फर्दर क्लाइमेट वर्क रिकॉर्ड्स के जैसे होंगे, तो उसका फॉर्मेशन भी हम करेंगे। ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती, राइट। 2015 में अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी जहां पर नेट जीरो की बात होती। 2015 में सिर्फ यही बोला गया था कि हम क्लाइमेट एक्शंस को प्रिज्यूमेबली लेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उन क्लाइमेट एक्शंस के अगेंस्ट वर्क करेंगे, और वो क्लाइमेट एक्शंस हम डिफाइन करेंगे यूजिंग INDCs और NDCs, राइट। ये 2015 का पेरिस एग्रीमेंट हमको डिफाइन करता है। इंडिया ने इसके कमिटमेंट्स क्या लिए थे, तो इंडिया ने अपने 4 मेजर कमिटमेंट्स लिए थे। पहला, तो दे अबाइडेड टू, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो इंडिया अबाइडेड टू CBDRRC, फाइन, we will function under common but differential responsibilities through our respective capabilities. So we identify that what are our capabilities, what are our needs, how to settle with the needs, and then identify that thing, right? तो एक चीज और हमको पेरिस में देखने मिलता है, वो क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में भी पेरिस एग्रीमेंट बात करता है 2015, right? यहाँ पे दी इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिया ने सबसे पहले क्या बोला, इंडिया ने 2017 में अपना पेरिस एग्रीमेंट के NDCs को आइडेंटिफाई किया, और पहले NDC में इंडिया बोलता है that we will reduce our emission by 35% of the GDP. The emission intensity would be reduced by 35% of the GDP, keeping 2005 as the benchmark, right? ये पहली चीज बोली, that simply it speaks about reducing the emission also. Secondarily, it has also spoken about improving, enhancing carbon sink. How, what and when, that has not been identified, right? सिर्फ इसमें इतना बोल दिया था that we would be keeping our forest, or we have taken up a target and we would be keeping our forest at 21% of the gross geographical area would be under forest. जो NDC में हमने प्राइमरी टारगेट्स लिए थे, INDC टारगेट्स लिए थे, राइट। फिर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, लो कार्बन स्ट्रैटेजीज, ये हमारे पहले 2015 ऑनवर्ड, बिटवीन 2015 टू 2021 हमारे मेजर आउटकम्स जो भी हैं या जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उनका एक एक्सट्रैक्ट है, राइट। अब कम डाउन टू 2021 COP26 ग्लासगो। यहाँ पे 2-3 चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो पंचामृत, प्री पंचामृत एक्सेट्रा उसकी बात होती है। इंडिया ने अपने 5 मेजर टारगेट्स लिए थे। 5 मेजर टारगेट्स में इंडिया ने क्या लिया, सबसे पहले तो ग्लासगो में जब हम आते हैं, पेरिस से ग्लासगो आते आते चेंजेस क्या देखने हमको मिलते हैं, तो पेरिस से ग्लासगो आते आते सबसे पहला चेंज हमने देखा कि यहाँ पे नेट जीरो की बात होने लगी। नेट जीरो क्या था, नेट जीरो कोल एमिशंस।
इसकी बात होने लगी। नेट जीरो ग्लासगो में जो जब डिस्कस हुआ था तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया था, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर एक डिबेट कॉन्स्टेंटली चल रही थी। वो डिबेट क्या थी? जो डेवलप कंट्रीज थी वो चाहते थे कि द कोल मस्ट बी कम्प्लीटली शट डाउन और कम्प्लीटली शुड गो आउट ऑफ यूज बाय 2030, सो दैट कोल एक पर्सपेक्टिव से ही बाहर हो जाए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए कोल अभी बहुत अप्रोचेबल है, उनकी एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए, उनकी एनर्जी टेक्नोलॉजीज इतनी डिपेंडेंट नहीं, अभी इतनी हाईली डेवलप नहीं है, तो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। तो अब अगर उसको समझेंगे तो इमीडिएटली कोल को कट डाउन करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पॉसिबल ही नहीं। हाँ, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज आ सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन कोल हम इमीडिएटली कट नहीं कर सकते। सो क्रिएटिंग एन, अब ये कांस्टेंट डिबेट थी, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की डिबेट क्या थी? डेवलप कंट्रीज चाहते थे डेवलपिंग कंट्रीज कोल छोड़ दे, राइट? डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे ठीक है हम कोल छोड़ देते, इमीडिएटली गिव अस द टेक्नोलॉजी और गिव अस द फाइनेंस। जो इतना बड़ा फाइनेंस हमको चाहिए, जो अप्रोक्सीमेटली 2021 में आइडेंटिफाई किया था दैट दे वुड बी रिक्वायरिंग अबाउट $1 ट्रिलियन एनुअली फॉर अडेप्टिंग ऑन टू क्लीन टेक्नोलॉजीज। ये 2021 में 1 ट्रिलियन था, ये बाद में जाके 2025 में भी बढ़ के 1.3 ट्रिलियन हो गया है, जो अभी 2025 में इंडिया ने डिमांड भी किया था अंडर न्यू कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टिव गोल्स ऑल्सो, राइट? तो अभी अगर उसकी बात हम करेंगे तो 2021 में खड़े होकर इंडिया बोलता था कि ठीक है हम नेट जीरो कोल पे जा सकते हैं, वो एक काम हम कर सकते हैं। नेट जीरो का मतलब क्या है? नेट जीरो का मतलब है वॉट एवर अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड, दैट अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एडजस्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट, तो हम नेट जीरो पे, राइट? पहली बात तो ये बोलता है। दूसरी बात, ग्लासगो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भी काम करने के लिए बोलता है। दो तरीके से क्लाइमेट फाइनेंस पे काम करने के लिए बोलता है ग्लासगो। पहला, ग्लासगो बोलता है लॉस एंड डैमेज पे, जो बाद में 2021-22 जब हम COP27 शर्म शेख में मिले थे तो लॉस एंड डैमेज के बारे में बात वहां पर भी होती है डिटेल में, राइट? तो लॉस एंड डैमेज पे बात होती है 2021 में, प्लस एक होलिस्टिक, एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो 2024 में हमको देखने के लिए मिला, उसके प्रीटेक्स्ट पे भी बात होती है 2021 में, राइट? हम सिर्फ क्लीन कोल पे बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पे भी 2021 बात करता है। एक रिफॉर्मेटिव ईयर है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, क्योंकि 2020 तक हमें जो टारगेट्स देखने थे प्रिसाइसली ग्रीन क्लाइमेट फंड के, वो आए ही नहीं थे, और बोल दिया था कि 2022 में हम उसको असेस करेंगे। तो 2021 में एक प्रीटेक्स्ट देखने मिला था हमको क्लाइमेट फाइनेंसिंग का, कि एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी हमको देखना पड़ेगा, राइट? ये भी चीज हमको देखने मिलती है 2021, राइट? साथ में एक चीज और जो इंडिया ने प्रीटेक्स्ट में ऐड किया था, जो 2022 में मिशन लाइफ बना था बाद में इंडिया में, वो था क्लीन लाइफस्टाइल। प्रिसाइसली ये ग्लासगो में बात होती है। अब कंपेयर करो तो इसके बाद 2022 के जो एनडीसी है इंडिया के, उसमें क्या क्या इंडिया लेकर के आता है। तो 2022 के एनडीसीज में इंडिया बात करता है अबाउट नंबर 1 दैट वी विल रिड्यूस आवर एमिशन by 45% of the GDP. The emission intensity would be reduced by 45% of the GDP of 2005 level, right? जो पहले 35 हमने INDC में लिया था 2015 में, वो बढ़ के 2022 में 45% हो गया। We also committed, यहाँ पे we committed that the net zero is achievable for India। तो इंडिया अपने नेट जीरो टारगेट्स को भी लेकर के आता है, और रफली 2070 एक प्रीटेक्स्ट में लेके आता है। ऑल्दो प्रिसाइसली कंफर्मेटरी जो 2070 नेट जीरो है वो 2023 में हमने डिफाइन किया, लेकिन हम प्रीटेक्स्ट लेके आते हैं कि हाँ 2070 तक 60-70 तक हम नेट जीरो में जा सकते हैं, ये भी डिफाइन किया। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनती है, लॉन्ग टर्म लो कार्बन स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन भी होता है इंडिया का, जो प्रिसाइसली एक रोड मैप बनाएगा फॉर हाउ द एमिशन रिडक्शन वुड बी परफॉर्म्ड इन इंडिया, राइट? फिर इसके बाद
2022 में जो चीज़ें आती हैं उसमें एक एडिशन और है। इंडिया यहाँ पे बोलता है दैट वी विल क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। इसका एक कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे जो प्रेफरेबली 2015 में जब हम 2017 में जब हम INDC बनाते हैं तो वहां पे सिर्फ हम बात करते हैं दैट ओके फाइन वी विल इंक्रीज कार्बन सिंक, व्हाट अमाउंट, हाउ इट वी वुड डू इट, वी हैवंट क्रिएटेड। तो 2022 एक रीफ्रेमिंग ईयर है जहां पे बाद में मिशन लाइफ स्टाइल या मिशन लाइफ का एक क्लीन लाइफस्टाइल के लिए इनिशिएटिव्स लेना, इन सब चीजों के बारे में भी इंडिया बात करता है जो इंडिया के मेजर पंचामृत बन जाते हैं, राइट। सो प्रेफरेबली 2022 या COP26 हमारे लिए एक टर्न अराउंड ईयर है where we have created a long term strategy and we have identified a long term strategy, how that what steps are to be taken up on a priority say from up to 2030। एक बेंचमार्क हमको देखने ये मिलता है, फिर एक बेंचमार्क और देखने मिलता है विच इज 2047 बेंचमार्क। 2047 तक हम क्या करेंगे, कैसे हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज चलेंगे, किस तरीके से हम डेवलपमेंट को लेके आएंगे, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम 2030 के टारगेट लेके चलते हैं इसी के आउटकम से दैट वी विल डेवलप 50% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। एक टारगेट ये भी देखने मिलता है। फिर यहीं पे 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का टारगेट भी यहीं से हमको देखने मिला, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 167 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं। 100 गीगावाट ऑलरेडी सोलर से निकाल रहे हैं, राइट। इसमें हमने प्रेफरेबली लिया है कि हम 300 गीगावाट आर फ्रॉम सोलर बाय से 2030 उसका टारगेट लेके चल रहे हैं। तो वहां इमीडिएटली एक एस्पेक्ट हमको देखने मिलता है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रिफॉर्मेशन में हमको हेल्प करता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया इसके बाद, या इंडिया ओरिएंटेड जो क्लाइमेट फाइनेंस अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके लिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस अंडरस्टैंडिंग के अंडरपिनिंग्स को ही आउटलाइन करने के लिए एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट का फॉर्मेशन भी इंडिया करता है। जो हमारे लॉन्ग टर्म लो कार्बन स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने में हेल्पफुल भी होगा, राइट। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म भी आ जाता है यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के थ्रू या डोमेस्टिक कार्बन मार्केट फॉर्मेशन के थ्रू, जिसके थ्रू हम बाद में इनिशिएटिव्स ले सकते हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग a decentralized mechanism of carbon dioxide emission reduction also, right। तो ये सारी चीजें 2022 के आउटपुट से देखने मिलती है। अब इसको हमें, अब देखो क्योंकि आप 2025 में लिख रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैकलिंक तो आपको लेना पड़ेगा, राइट। 22 से 25 क्या है, 22 से 2015 क्या है। इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पूरी बात क्या करता है, 2015 से 25 क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग 25 में, उसका प्रीटेक्स्ट 21 में, राइट। तो उस प्रीटेक्स्ट को लिखना, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से उलझा हुआ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पूछ लिया। अभी तक जो COP के क्वेश्चंस पूछे तो उसने सीधा करंट अफेयर्स पूछा, सीधा फैक्चुअल पूछा, तो क्वेश्चन इजी था। लेकिन यहाँ पे बैकलिंक पूछा, एनालाइज करके पूछा, उसने एनालिसिस को पूछा, तो उन चीजों को हमें डिफाइन करना होगा। इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हमें 3 अलग अलग पार्ट्स में इन चीजों को लिंक करके लिखना चाहिए था। फर्स्ट पार्ट, इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट इन पेरिस एग्रीमेंट। सेकेंड पार्ट, how 2016 has further influenced them and how the INDCs are being created in 2022। उसका retrospective सिर्फ 2022 में 2021 से नहीं, 2022 में जो लिया उसका परफॉर्मेंस हमको 2024 में कैसे देखने मिलता है। सो 15 to 24 की एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, और इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, जो इनिशिएटिव्स हमको देखने मिलता है इसमें। बाद में फिर रिवर सिटी अलायंसेज हैं जो 2022 में आया, तो वो सारी चीज़ें ऑल्दो हम साइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएट टारगेट्स हैं फुलफिल करने के, एमिशन रिडक्शन के, जो इमीडिएट टारगेट्स हैं हमारे फॉर से कार्बन सिंक को बढ़ाने के, उन टारगेट्स को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, लो कार्बन स्ट्रैटेजीज कैसे लेके आ रहे हैं, कार्बन कैप्चर एक्सेट्रा कैसे बढ़ा रहे हैं,
ये सारी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हाईलाइट करना होगा इस क्वेश्चन, राइट। तो ये एक क्वेश्चन ईजी था, अगर हमने इसको अच्छे से डेवलपमेंट्स को समझा होगा तो इजी क्वेश्चन था। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये ईयर करंट अफेयर्स का ईयर नहीं है, ये करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट का ईयर है। करंट अफेयर्स कैसे डेवलप हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स 2024 में सीओपी जो हुआ उसको जरूर पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पिछले साल का भी पढ़ लेते हैं, चलो 25 में एग्जाम दे रहे हो, 24 ना पूछा 23 तो पूछ ही लेगा, 23 तक पढ़ा होगा, लेकिन उसकी बैकलिंक 22 में 21 में, क्योंकि 21 का एक क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, माइंड यू, उसने सिर्फ अचीवमेंट्स ऑफ 21 पूछा था उस समय पे, सीओपी 26 में क्या क्या हुआ उसके अचीवमेंट्स को पूछा था, राइट। अब फिर से रिपीट करेगा और फिर से रिट्रोस्पेक्टिव में पूछेगा, ये थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड था, स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन पेपर में जहां करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा था वहां पे थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड। फिर भी जब भी आप ऐसे करंट डोमेन के टॉपिक्स को पढ़ते हो, एक बैकलिंक लगा के जरूर पढ़ो, इन चीजों को उस तरीके से जरूर पढ़ो, ये ध्यान देना। प्लस जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिखना है इस पर भी ध्यान देना, राइट। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट आर देयर इन एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड थिंग्स। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से रखना हमारे लिए जरूरी है, किस तरीके से आप उसको लिख रहे हो वो ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जीएस पेपर 3 में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और जीएस पेपर 3 में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंटेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम करता है। इन सब चीज़ों को होपफुली आप इसको प्रिपेयर वैसे करो, जब आप अपने एनवायरनमेंट या इससे रिलेटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो तो उस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए कि ये एक एस्पेक्ट बने आपके एक प्रिज्यूमेबल विजन की तरफ, कि आप क्या सोचते हो, किस तरीके के टॉपिक्स आ सकते हैं। प्लेन सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। अभी मैंने जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स की कॉम्प्लिकेसी को बात नहीं किया, जो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं एनवायरनमेंट के टॉपिक से, 3 क्वेश्चन वहां पर भी हैं। अगर ये लगता है इस बार की कुछ स्टूडेंट्स को कि एनवायरनमेंट बहुत कम पूछा है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इसके क्वेश्चन 2 पेपर में बढ़ गए, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 3 क्वेश्चन वहां पर है, तो एक सफिशियंट अमाउंट में एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन उसने पूछा है, तो कितना जस्टिस हम उसमें कर पा रहे हैं उसको भी हमें देखना होगा, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप सो जिनने इस बार मेंस का पेपर लिखा है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक इंसाइट मिला होगा कि ओके फाइन, उनने सही लिखा है, और आई विश देम ऑल द लक कि उनने सही लिखा हो और बहुत अच्छे से लिखा हो। जो स्टूडेंट अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और कितने डायमेंशंस को किस तरीके से हमें देख करके चलना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, right? In the questions relative to science and technology in GS paper 3 for this year's mains paper, if we speak about, we have seen 4 major questions in science and technology. Precisely when we look into the type of questions that we see, the majority of the questions, 3 out of 4 questions, they have remained more of more directed question or more content oriented question. One of them we have seen as a bit analytical or something where understanding could have been required over there. Otherwise, जो क्वेश्चंस हम देखते हैं इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इजी क्वेश्चंस हैं, डायमेंशंस बटे हुए हैं, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया एनवायरनमेंट में, साइंस में भी वही है। इस बार क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई नोबेल प्राइज मिला है 2024 में उसी का क्वेश्चन पूछ लिया है, या ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं ना कहीं साइंस के क्वेश्चंस को अगर आप ऑल्टर करोगे, कीपिंग ऑल दी एनालिसिस, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आते हैं, किससे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उन सारी चीज़ों को सब ने कहीं ना कहीं वो एनालिसिस समझा होगा, देखा होगा, पहले मैंने भी उस एनालिसिस को बताया। प्रिसाइसली यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो ऑल्टर ईयर्स आ रहे हैं, किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े से बैक लिंक के आ जाते हैं। जैसे पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे, डायरेक्ट फ्लैश इन करंट अफेयर्स था, 1 साल का करंट अफेयर्स है, उससे मिल जाएगा क्वेश्चन। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा ऑल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे ओवर अ स्पैन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी अगर देखें, अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में भी ओवर अ स्पैन 2021, 22, 23 के जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में आ रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चंस आ गए। वैसा ही इंडिया इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इस बार जो मेजर क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली वैसा नहीं है कि भाई इस बार अगर कोई इनिशिएटिव लिया तो डायरेक्टली इसी इनिशिएटिव पे क्वेश्चन पूछ लिया, या कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट था, जैसे कि जीन एडिटिंग का एक एस्पेक्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बहुत डिस्कस हो रहा था, लेकिन जीनोम एडिटिंग पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा,
राइट। हो सकता है वो आगे आने वाले साल में पूछेंगे, या इनिशिएटिव्स में आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। इन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे जो 2025 में अपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन इनका करंट अफेयर्स या इनका बैकलिंक या इनका ओरिजिनेशन हमको देखने मिलता है 21 22 में कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स का, राइट। तो इस बार ये कॉन्स्टेंटली करंट अफेयर्स क्या है, ये फ्लोइंग करंट अफेयर्स है, फ्लैंकिंग करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स नहीं है, करंट इश्यूज है। तो इश्यूज पे ध्यान देना जरूरी है और उन इश्यूज को डिफाइन करना जरूरी है और इन इश्यूज को कैसे लिखना है वो जरूरी। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम इसलिए बोल देते हैं कि ये बहुत सी टर्म्स यूज होती हैं, करंट थीम्स बोलने लगते हैं कि थीम्स पे काम कर लो, तो थीम्स नहीं, थीम्स में भी कहीं ना कहीं चीज, क्योंकि अगर करंट थीम्स की ही बात करोगे तो थीम्स के डायमेंशन क्या उस तरफ जा पा रहे हैं, वैसे लिंक हो पा रहा है, उस पर डिफाइन करना हमको जरूरी होगा, राइट। चलो प्रिसाइसली अगर इस बार के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे 2025 का मेंस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 क्वेश्चंस, राइट। द फर्स्ट वन ऑफ देम इज बीन आस्क्ड फ्रॉम द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिसमें क्वेश्चन पूछता है दैट इंडिया thrives to achieve, can India achieve energy independence through clean technology by 2047? Can, right? How can? So एक part of question ये है, how can biotechnology play a crucial role in this endeavor? एक part ये है, 10 marker question है, 150 word question है हमारे पास। scope क्या है, question देखोगे simple, context में कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है, content based question है, 50% यहाँ पर ये पार्ट है, 50% ये पार्ट है। इक्वली इंपॉर्टेंट दोनों सेगमेंट्स हैं हमारे लिए और इक्वली हमको इसमें कंटेंट को डिफाइन करना होगा। दैट मीन्स कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में हम इस टॉपिक पे हमको 75 वर्ड से ज़्यादा का लेवरेज देखने के लिए नहीं मिलता। तो जब आप 75 वर्ड्स के लेवरेज पे जाते हो तो हमें फिर डिफाइन करना होगा कि फर्स्ट एस्पेक्ट को हम प्लेन सिंपल हमको लिखना होगा, हाउ कैन इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लीन एनर्जी सोर्सेस क्या क्या हैं उनको मेंशन कर सकते हैं, राइट। प्रेफरेबली थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अगर हमको देना है 10 से 20 वर्ड्स का, तो इंडिया एनर्जी एस्पेक्ट आप बता सकते हो कि एनर्जी एस्पेक्ट क्या है इंडिया का। तो करंट एनर्जी एस्पेक्ट इंडिया का है दैट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एनर्जी इज फ्रॉम फॉसिल्स, राइट। 14% is from the hydropower, rest जो सोर्सेज बनते हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा है, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी है 2%, रेस्ट जो है वो मिसलेनियस क्लीन एनर्जी सोर्सेज के जैसे या रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के जैसे देखने मिलता है, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है। अब क्लीन एनर्जी की जब बात होगी तो क्लीन एनर्जी वुड बी जीरो एमिशन एनर्जी की हम बात करते हैं, हम नेट जीरो एमिशन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे जीरो एमिशन एनर्जी की बात करते हैं। तो जीरो एमिशन सोर्सेज में सोलर, इसमें दोनों पार्ट में सोलर फोटोवोल्टिक और सोलर पावर, जिसमें डिसेंट्रलाइज सोलर जनरेशन और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट यहाँ पर विंड एनर्जी है जो कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है एंड वी कैन रीच अप टू ग्रेटर लेवल ऑफ एनर्जी जनरेशन वेयर वी हैव टेकन अ टारगेट 2047 के क्लीन एनर्जी पाथवे टारगेट्स को अगर हम देखेंगे तो 2047 तक सोलर पावर से 1200 गीगावाट आवर एनर्जी और विंड पावर से 4000 गीगावाट आवर ऑफ द एनर्जी का एक प्रेफरेबल रोड मैप हमने बनाया है, जहां पर वी आर ट्राइंग टू अचीव अप्रोक्सीमेटली 1800 गीगावाट आवर ऑफ द क्लीन पावर बाय 2047, जो हमने बेसिकली टारगेट बना, राइट। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, विच वुड अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 65% of the total energy requirements in 2047, adjusting the energy demands also, right। अगर हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 2047 तक, एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब हम कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो अगर इंप्रूव हो जाता है तो 2047 तक हम अपने अप्रोक्सीमेटली 65% को हम
क्लीन एनर्जी सोर्सेज से ला सकते हैं, जिसमें से अब ये 1600 गीगावाट आवर तो हमको सोलर और विंड पावर से मिल जाएगा। फिर वी कैन ऑल्सो डेवलप हाइड्रो पावर, क्लीन एनर्जी सोर्स होगा, न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी सोर्स होगा, बायो एनर्जी, जिसमें एल्गल बायोडीजल, बायो इथेनॉल एटसेट्रा, इन सब के एस्पेक्ट्स को हम बायो एनर्जी में ले सकते हैं, राइट। बायोगैस भी आ जाएगा इसमें। ये मेथड्स हम ले सकते हैं, तो ये मेंशन कर देंगे दैट दीज कुड बी द मेजर सोर्सेज जहां से हम एनर्जी लेकर के आते हैं, जहां पर इन सारे सोर्सेज से एक्सपेक्टेड है कि हम 200 गीगावाट आवर तक के एनर्जी जनरेशन पर जा सकते हैं। अगर न्यूक्लियर एनर्जी इंप्रूव हो गया तो हम और हायर एस्पेक्ट्स में जा सकते हैं, पर रिलेटिवली अभी हम न्यूक्लियर में बहुत बड़ा रोड मैप बना करके अभी भी नहीं चल रहे हैं, राइट, क्योंकि उसके हर्डल्स हैं, उसके प्रॉब्लम्स हैं। इसमें एक एस्पेक्ट ये भी ले सकते हो कि क्या क्या इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट ने लिया है साइड में। इसी में ये 75 वर्ड्स में कहीं ना कहीं मेंशन हम कर सकते हैं जो जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन है सोलर के लिए, नेशनल सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी जनरेशन है जो सोलर और विंड डेवलपमेंट के लिए है। देन स्मॉल हाइडल पावर डेवलपमेंट प्लान्स हैं जिसमें हम छोटे हाइडल पावर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं फॉर हाइड्रो पावर एनर्जी डेवलपमेंट। Then 3-stage nuclear development program of India which is helping in improving the energy generation also. National bio energy mission और biofuel mission जो हमने 2022 में रिवैम्प करके फिर से अडॉप्ट किया है, तो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है जो ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये इनिशिएटिव है। हाउ वी विल अचीव थ्रू दीज मोड्स, वी विल अचीव थ्रू दीज मैकेनिज्म्स, राइट। मोड्स एंड मैकेनिज्म्स इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ the question speaks about how the biotechnology is helping। तो बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में दो एस्पेक्ट हैं। नंबर वन, बायोफ्यूल डेवलपमेंट, की जब भी बात करोगे तो पहला तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बायोफ्यूल डेवलपमेंट के सोर्सेस को, कैसे सोर्सेज हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, सोर्स इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। दैट में भी बायो इथेनॉल के जनरेशन के लिए जो क्रॉप्स डेवलप हो रहे हैं उनका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, राइट। दैट में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोडीजल प्रोडक्शन में हेल्प होगा उनका डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट। प्रोडक्शन कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है फॉर इम्प्रूव्ड बायो एनर्जी सोर्सेज डेवलपमेंट। इसमें जीनोम एडिटिंग का भी उपयोग किया जा सकता है। वी कैन यूटिलाइज जीनोम एडिटिंग ऑल्सो, जो डायरेक्टली बायो एनर्जी डेवलपमेंट में हेल्प होगा। ये करंट अफेयर्स में था इस बार, हाउ जीनोम एडिटिंग कैन हेल्प इन improving the overall state of biofuels or improving the overall state of bioenergy generation। तो पहला तो सोर्स डेवलपमेंट जो भी होगा उसका इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। मेथड्स जो यूज किए जाएंगे उनके इम्प्रूवमेंट्स भी हम कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में के थ्रू मेथड्स ऑफ बायोफ्यूल जनरेशन, जैसे कि टेक्नोलॉजीज जो यूज हो रही हैं, फर्मेंटेशन हो गया, राइट, या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का ग्रोथ या डेवलपमेंट है, राइट, उसके जो मेथड्स हैं उसका भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट। प्रेफरेबली यहाँ पर हम और भी मेथड्स ला सकते हैं जहाँ पर सिलेक्टिव इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो क्रॉप्स का मेथड है या क्रॉप सिलेक्शन का मेथड है, उन सारी चीज़ों को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक लार्ज स्केल बायोफ्यूल जनरेशन में हेल्प कर सकता है। अब इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो नेशनल बायोफ्यूल मिशन है, उसको मेंशन कर सकते हैं।
जो बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा, या बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करेगा बायोफ्यूल डेवलपमेंट में। सेकेंडरीली यहाँ पर बायो ई 3 इनिशिएटिव जो है, जहाँ पे बायोफ्यूल इम्प्रूवमेंट के लिए दी ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, द इकोनॉमिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, इन सब के जो ओवरऑल मैनेजमेंट ट्रायंगल है, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी का जो ट्रायंगल हम क्रिएट कर रहे हैं, उस ट्रायंगल में बायो E3 भी हेल्प करेगा, प्रोपेल करेगा, और बायोफ्यूल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, जहाँ पे हमने टारगेट लिया है कि हम 40 गीगावाट आवर ऑफ द एनर्जी इक्विवेलेंट्स को डेवलप कर सकते हैं बायो फार्मा मिशंस के थ्रू, या बायो E3 पॉलिसी के थ्रू ही 40 गीगावाट आवर ऑफ द बायोफ्यूल बेस्ड एनर्जी इक्विवेलेंट्स का डेवलपमेंट हो सकता है बाय 2047। तो ये सब हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन, ये 2 फॉर्म में क्वेश्चन है, दोनों चीज़ों को प्रेफरेबली देखिए, सिर्फ एक सिलेक्टिव मेथड में ना लिख दें कि हम ये करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा, उसके पॉलिसी इनिशिएटिव्स को भी लिखिए वहाँ पर, राइट, और एस्पेक्ट्स को डिफाइन करिए। सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, और ज़्यादा कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट सिंपली लिखा जा सकता था ये क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन भी हमने जब डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन हमने प्रेफरेबली 2-3 तरीके से या 2-3 डायमेंशन से डिस्कस किया है, जिसमें हमारे जो ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है उसमें बायो E3 और बायो E3 एंड बायो फ्यूल डेवलपमेंट के जो लिंक्स हैं उसको डिस्कस किया था। तो एक सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस होता है। प्लस कॉन्स्टेंटली क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मेंस क्रैश कोर्स है उसमें भी हमने इस पर क्लीन एनर्जी, इंडिया एंड क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट पर एक टोटल इशू, एक और टोटल थीम ही डिस्कस किया है, जो यहाँ पर हम पहुँचते हैं इन सब टॉपिक्स से। तो कहीं ना कहीं प्रिज्यूमेबली हम इन टॉपिक्स या इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर हम कहीं ना कहीं पहुँच रहे थे अपने इन कोर्सेज से, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट कि it is asking about how nanotechnology, how does nanotechnology offer significant advancements in the field of agriculture, and how can this technology be helpful to uplift the socio-economic status of the farmer, right? The major thing has been already been discussed in our year-long test series इससे related, और in fact agriculture and nanotechnology का direct role हमने अपने year-long test series में और mains crash course में पहले भी discuss किया है। इसको हमने पूरे एलाबरेट फॉर्म में कहाँ कहाँ तक ये नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूजफुल है उसको हमने डिस्कस किया, राइट। क्वेश्चन सिंपल है, जो मेजर एप्लीकेशन एरियाज है, अब इसमें हमें 2 चीजें देखने के लिए मिलती हैं इस पार्ट में। हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फार्मर। अब जो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 60 से 65% कंटेंट इसके तरफ झुकता है, फर्स्ट पार्ट की तरफ, which is what are the major initiatives which are being taken up by nanotechnology in agriculture. Second part है इसका towards how it helps in improving the socio-economic status of the farmers, वो second part है। हम 35 से 40% पार्ट इस पर लिख सकते हैं, राइट। बट मेजर एम्फेसिस इस क्वेश्चन का होगा ओवर एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो देयर इज अ वाइड स्प्रेड यूज। सबसे पहले तो नैनो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जो इक्विपमेंट्स एटसेट्रा में हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरे तरफ नैनो सेंसर्स एटसेट्रा हम यूज कर सकते हैं जो कई तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। इरिगेशन में हेल्पफुल हो जाएंगे, राइट। पेस्ट और वीड कंट्रोल में हेल्प हो जाएगा नैनो सेंसर्स। प्लस अगर हम फ्यूचरिस्टिक मेथड्स में जाएंगे और स्मार्ट फार्मिंग टूल्स की तरफ जाएंगे तो स्मार्ट फार्मिंग टूल्स के सेंसर्स को भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, जहाँ पर इनफार्म मैनेजमेंट, इनफार्म यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो स्मार्ट फार्मिंग टूल्स में भी ये यूज हो जाएंगे, नैनो सेंसर्स एटसेट्रा जो यूजफुल हो सकते हैं। फिर नैनो कैरियर्स हो सकते हैं जो हेल्प करेंगे इन डिलीवरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। जैसे
नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, नैनो पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब भी डेवलप हो सकते हैं। फिर नैनो मटेरियल्स, अगेन नैनो सब्सटेंसेस यूज किए जा सकते हैं, जहां पर दो तरीके से हम यहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज नैनो टेक्नोलॉजी ओवर हियर इन डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोबोट्स। बॉट्स, जो एग्रीकल्चरल बॉट्स डेवलप हो सकते हैं, जो मिनिएचर बॉट्स डेवलप होंगे, छोटे छोटे जो रोबोट्स हम डेवलप करेंगे फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड सर्वेलेंस के लिए, इधर उधर जाके इरिगेशन, सॉइल टेस्टिंग, इन सब के लिए जो यूज किए जा सकते हैं, दे ऑल कैन यूटिलाइज नैनो मटेरियल्स। तो नैनो बोट्स, फार्मिंग बोट्स जो यूज किए जा सकते हैं, ड्रोन्स एटसेट्रा, इन सब में भी नैनो मटेरियल से नैनो सेंसर्स यूज किए जा सकते हैं, जो इन फार्म मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो प्रेफरेबली यहाँ पर भी नैनो टेक्नोलॉजी हेल्पफुल हो सकती है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके या नैनो मटेरियल्स का यूज करके वी कैन हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑल्सो। नैनो मटेरियल्स और क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, राइट। साथ में ही यही नैनो मटेरियल्स यूज हो सकते हैं सॉइल मेथड्स के इंप्रूवमेंट, सॉइल इंप्रूवमेंट, सिलिकॉन ऑक्साइड्स, टाइटेनियम ऑक्साइड्स एटसेट्रा यूज किए जा सकते हैं फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द सॉइल ऑल्सो, राइट। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हम यूज कर सकते हैं नैनो मटेरियल्स को। एक दूसरा वाटर स्टोरेज में भी यूज कर सकते हैं, जहां पे छोटे छोटे नैनो मटेरियल्स वाटर स्टोरेज में हेल्प कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स बेस्ड नैनो मटेरियल्स यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो प्रेफरेबली बहुत सारे एक स्केल ऑफ टेक्नोलॉजीज है जहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स में हेल्प करता है और एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा, राइट। इसके एडवांटेजेस हमको क्या देखने मिलेंगे, सोशो इकोनॉमिक एडवांटेजेस, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट, एक एस्पेक्ट हो जाएगा। दूसरा, टारगेटेड न्यूट्रिएंट डिलीवरी देखने मिलेगा। टारगेटेड न्यूट्रिएंट डिलीवरी मतलब जो नैनो यूरिया एटसेट्रा हम यूज करेंगे वो सही जगह पर पहुंचेगा, एसिडिफिकेशन नहीं करेगा, टारगेट होगा, राइट। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट और वीड कंट्रोल में हमको हेल्प मिलेगा नैनो मटेरियल्स को यूज करके, राइट। साथ में अगर हम, क्योंकि ये नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो वीडिसाइड्स एटसेट्रा जहां पर भी यूज हो रहे हैं, ये सब भी हेल्प करेंगे, राइट। हम स्मार्ट फार्मिंग मेथड्स को ला सकते हैं आसानी से, सेंसर्स एटसेट्रा बन जाएंगे। तो स्मार्ट फार्मिंग अगर आएगा तो जो लेबर इंटेंसिफिकेशन है या इंटेंसिव एग्रीकल्चर है अभी हमारा, बहुत ज़्यादा हमको लेबर देना पड़ता है फॉर एग्रीकल्चर, जो लेबर इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। सो दिस विल हेल्प टू रिड्यूस लेबर इंटेंसिटी, राइट। क्रॉप इंप्रूवमेंट के साथ साथ हम यील्ड इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, जो ओवरऑल आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, राइट। प्लस ऑफ फार्म मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। जो नैनो सेंसर्स एटसेट्रा यूज करेंगे वो हम ऑफ फार्म मैनेजमेंट में भी यूज किए जा सकते हैं। मशीन्स को डायरेक्टली प्लान किया जा सकता है ऐसा कि ऑफ फार्म डिमांड्स के अकॉर्डिंग मशीन्स को फंक्शंस करा लें। तो इन सब चीज़ों में नैनो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली हेल्प करेगा। अब जब ये होगा तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने मिलेगा। क्रॉप इंप्रूवमेंट से हाई वैल्यू रिटर्न्स देखने मिलेंगे, प्लस जब
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट नैनो मटेरियल्स हेल्प कर सकते हैं वाटर स्टोरेज में, वाटर प्योरिफिकेशन में, सॉइल इंप्रूवमेंट में। तो जो ओवरऑल डैमेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसमें भी कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प कर जाएगा, राइट। ओवरऑल वेल्थ ऑफ द फार्मर्स कैन बी इंप्रूव्ड, रिड्यूस पॉवर्टी, improved resource management, जो ओवरऑल रिसोर्सेज का यूटिलिटी है वो भी इम्प्रूव होता है, ज़्यादा बेटर तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स भी मेंटेन हो सकता है, इकोनॉमिक्स मेंटेन होगा तो सोशल डेवलपमेंट्स भी मेंटेन हो सकते हैं, पॉवर्टी हंगर का जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसाइड हो सकते हैं, फार्मर इनकम वुड इंक्रीज। तो फार्मर इनकम इंक्रीज होने से जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, साथ में जो कॉज ऑफ कंसर्न है एजुकेशन का, तो रूरल एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमको हेल्प प्रेफरेबली एक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से देखने मिलेगा। तो ये पूरा एक एस्पेक्ट है, एक एनालिसिस है ओवर व्हाट इज टू बी, व्हाट कुड हैव बीन रिटन, राइट। ज़्यादा एम्फेसिस हम इसके एप्लीकेशंस को अच्छे से थोड़ा सा और डिफाइन करके समझा करके लिखा जा सकता था। 60% शुड हैव बीन गिवन ओवर the applications, 30%, 30 to 40% should have been given over the socio-economic developments which we can see over here, right? ये एक क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चले आने वाले क्वेश्चंस में से है, बस हमको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, दैट्स इट, राइट। फिर एक क्वेश्चन और हमको देखने के लिए मिलता है, which is relative to the International Thermonuclear Experimental Reactor ITER, right? Question बोलता है the fusion energy program in India has steadily evolved over the past few decades and mention India's contribution to international thermo-fusion energy project and what will be the implication of the success of this project for the future of global energy, right? So two parts of this question. अब इसमें क्या होगा, हमारे पास स्कोप देखना होगा। अगर हमारे पास 10 वर्ड का क्वेश्चन है, 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन है, उसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा सकते हैं, विच इज़ फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टडीली इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। कैसे हुआ इस पर हमें डिफाइन ही नहीं करना, लीव इट लाइक दैट। हैड इट बीन अ 250 वर्ड क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में हम उसको डिफाइन करते हैं, बट अभी देयर इज नो चांस ऑफ इट। ओवर हियर मेंशन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट, इंडिया ने क्या क्या लिया है, ये एक फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट सिंपल व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट, राइट, सिंपल। इसमें अगर ITER देखोगे तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है ये एक फ्यूजन रिएक्टर के जैसा है, which is being developed in France, keeping collaboration of 7 major countries, जिसमें यूरोपियन यूनियन साथ में काम करता है, UK काम करता है, फिर चाइना है, जापान है, रशिया है, साउथ कोरिया है और इंडिया है जो 7th पार्टनर है इसका, राइट। ये एक तरीके का फ्यूजन रिएक्टर है और ये एक नया टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक प्लाज्मा जनरेट करते हैं इन अ काइंड ऑफ सेमी सर्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक लार्ज प्लाज्मा डेवलप होता है, हॉट प्लाज्मा डेवलप होता है, और उस हॉट प्लाज्मा की एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये एक लॉन्ग स्केल प्रोजेक्ट है जो 2040 तक एक वर्केबल प्लेटफॉर्म के जैसा बनना शुरू हो जाएगा, राइट। ITER बेसिकली एक इसके पहले का एक प्रोग्राम है, टॉकमेक प्रोग्राम, जिससे इसकी पूरी डिज़ाइन को लेकर के आए। बाद में इसी की डिज़ाइन के थ्रू चाइना ने फिर ईस्ट प्रोग्राम डेवलप किया है, द ईस्ट थर्मोफ्यूजन रिएक्टर जो डेवलप कर रहा है वो भी चाइना इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप कर रहा है। इंडिया इसमें बाद में जुड़ा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के जैसे है। 2007 ऑनवर्ड जिसने अंडरस्टैंडिंग्स को देखा और फिर बाद में इसमें हेल्प भी किया।
इंडिया ने मेजरली क्या क्या हेल्प किया है, तो इंडिया, अब ये क्वेश्चन आया क्यों, क्योंकि 2025 देखो करंट अफेयर्स में था और करंट इश्यूज में था। अफेयर्स क्या था, 2025 में मोदी जी अभी गए थे तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ ये ITER घूमने के लिए चले गए, ये करंट अफेयर्स में था। लेकिन इसका डेवलपमेंट, ITER का डेवलपमेंट, टोटल एनर्जी जनरेशन में किस तरीके से हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में ये इवेंचुअली चला आ रहा है। फॉर ऑलमोस्ट 5-7 years वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। अभी ITER में इंडिया ने क्या क्या दिया है, तो एक क्रायोसेट दिया है। क्रायोसेट बेसिकली एक तरीके का कूल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ही पूरा ये मैग्नेट स्टेबलाइज किया जाएगा, राइट। वी हैव गिवन दी कूलिंग पाइप्स ऑल्सो जो इंडिया ने प्रोवाइड किया है। फिर हीटिंग मैकेनिज्म्स भी इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं, राइट। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल लाइंस एंड केबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्रायोसैट है जिसके ऊपर पूरा प्लेटफॉर्म ही डेवलप हुआ और ये कूल प्लेटफॉर्म है, राइट। और कूल हीटिंग एंड कूलिंग मैकेनिज्म्स दोनों, ये सब इंडिया ने ITER को प्रोवाइड किया है, राइट। और इंडिया एक एक्सपेरिमेंटल परमानेंट मेंबर के जैसे ITER में सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है और साथ में टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी कर रहा है। अगर ITER का डेवलपमेंट होता है तो एक तो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगा, क्योंकि हम एक बड़ा सा एक रिएक्टर बना सकते हैं इसको यूज करके, और इनफैक्ट एक ही रिएक्टर से हाफ ऑफ द वर्ल्ड कैन बी गिवन इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ह्यू एंड क्राई अगर क्रिएट हो रहा है, अगर हम एक इस टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी जनरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, एक एस्पेक्ट है। प्लस हॉट प्लाज्मा को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हॉट प्लाज्मा यूज़ एक ऐसा टेक्नोलॉजी है। हॉट प्लाज्मा का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लाज्मा इज अ स्टेट वेयर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, आयोनाइज्ड गैस इज अ प्लाज्मा स्टेट। तो अगर हम गैसेस हाईली आयोनाइज्ड गैसेस को उनके टेम्परेचर को अगर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब जब बहुत प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे चला जाए, उस टेम्परेचर से जो हीट ट्रांसफर है उसको अगर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं तो वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ इट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। उसको कंट्रोल अगर हम कर सकते हैं, राइट, और यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज में के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए, जो एक एस्पेक्ट बनता है हमारी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी नीड्स को सप्लीमेंट करने। नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नीड्स कैन बी यूटिलाइज्ड। ये व्हीकलर एनर्जी के लिए भी यूज हो सकता है, स्पेस बेस्ड व्हीकल को डेवलप करने में भी हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पर हॉट प्लाज्मा यूज से ही वी कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर मेथड, एंड इसी के यूज से ही हम फ्यूचरिस्टिक मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। प्लस कंट्रोल्ड फ्यूजन के मेथड्स क्या होंगे उसको भी हम समझ सकते हैं, राइट, क्योंकि फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन होता है, फिजन फिर भी अभी कंट्रोल्ड है और फिजन को कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिजन मटेरियल्स को अगर कंट्रोल कर लिया तो न्यूक्लियर फिजन रुक जाता है। जैसे न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कर रहे हो किसी भी मटेरियल पर, उसको अगर कंट्रोल कर लोगे तो फिजन रुक जाएगा। लेकिन फ्यूजन के साथ केस क्या है, फ्यूजन के साथ केस ये है कि अगर एक बार फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, और फिर उसके बाद उसकी एनर्जी को कंट्रोल करना, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन प्लाज्मा इज बीइंग फ्यूज्ड। तो ये कंट्रोल्ड फ्यूजन को समझना और उसको कंट्रोल करना वो एक एस्पेक्ट है, राइट। फ्यूजन बेस्ड मैग्नेटिज्म, फ्यूजन और मैग्नेटिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम प्रिज्यूमेबली यूटिलाइज कर सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी यूज हो सकता है हमारे लिए, बाद में ट्रांसपोर्ट, न्यू ट्रांसपोर्ट मेथड्स को डेवलप करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। साथ में क्या है, फंडामेंटल रिसर्चेस के, फंडामेंटल फिजिक्स के जो रिसर्चेस हैं, इसको भी डेवलप करने में ITER सक्सेसफुल होगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पर ITER को हम सक्सेसफुली यूटिलाइज करके इसके विजिबल इम्पैक्ट्स को प्रोफाउंडली यूज कर सकते हैं, और यही बाद में हमारे लिए यूटिलाइजेबल हो,
राइट। तो ये ITER, अब हमें क्वेश्चन हमको बहुत बड़ा सा दिखता है, लेकिन कितना वेटेज लेके क्वेश्चन चल रहा है उसको हमें समझना चाहिए, राइट। प्लस फ्यूजन एनर्जी डेवलपमेंट अगर होगा तो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्लोबल क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्लोबल टारगेट्स हैं वो मीट अप होने लगेंगे, कोल बेस्ड एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगे, नेट जीरो इजीली अचीवेबल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स में नए टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। हम जो न्यूक्लियर फ्यूल, जो प्रॉब्लम न्यूक्लियर से रिलेटेड है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल अपने आप में एक डेंजरस एस्पेक्ट है, दो चीज़ों से डेंजरस है। पहला तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर ये बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ हो रहा है तो डिफिकल्ट है। न्यूक्लियर फ्यूजन उन सारे एस्पेक्ट्स को भी कहीं ना कहीं कट डाउन कर देगा और वो ज़्यादा रिलेटिवली न्यूक्लियर एनर्जी के इलेक्ट्रिकल यूजेस की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा चला जाएगा रादर देन अगर हम उसका वेपन यूज़ की तरफ बात करते हैं। तो ये एक सेफ टेक्नोलॉजी बन सकता है अगर बनेगा, क्योंकि कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्रोल होता है तो ये सेफ टेक्नोलॉजी होगा देन द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑल्सो, न्यूक्लियर फिजन ऑल्सो, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट होंगे। अब क्योंकि हमारे पास 10 मार्क्स का एक बर्डन है या 150 वर्ड्स का बर्डन, हम बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग नहीं सकते, तो हमें वी हैव टू कन्फाइन दिस पर्टिकुलर थिंग टू नंबर 1 व्हाट आर द इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस, उसी को लिखो। वही प्रॉपरली अगर प्रेजेंट करोगे आप, यू कीप 5-6 पॉइंट्स इन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन, 5-6 पॉइंट्स इन द सिग्निफिकेंसेस, वो आंसर आपको फ्रूटफुली बैलेंस होता है यहाँ पर। क्योंकि ये क्या है, ये कंटेंचुअल आंसर है, कंटेंट बेस्ड आंसर है, कंटेक्चुअल या एनालिटिकल आंसर नहीं है। सिंपल आप कंटेंट को अगर प्रॉपरली प्रेजेंट कर दोगे तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर अच्छे से मिल जाएगा, राइट। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन जो लास्ट हमको देखने के लिए मिला, वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention salient features of the semiconductor mission also. दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, अगेन 50-50 हमको देना पड़ेगा। इनफैक्ट ये 45-55 वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो हमारे पास कंटेंट जहाँ पर ज़्यादा है वो है नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन की तरफ, तो उस पर हम 55% बर्डन दे सकते हैं। 45% चैलेंजेस फेस्ड बाय दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये एक क्वेश्चन है जो 2022 में नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के एक आउटलाइन को फ्रेम आउट किया हमने, उसके बाद से क्रिएट होता। तो फिर देखो करंट अफेयर्स फ्लो इन हो रहा है, ये डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं है 25 का, लेकिन फ्लो इन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसमें हमें दो चीजें हैं, द मेजर चैलेंजेस जब हम बात करते हैं विद द सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट, तो सबसे पहले स्किल सेट का चैलेंज है। जो हमारे स्किल्स हैं उतने डेवलप नहीं है, स्किल मैन पावर नहीं है अभी हमारे पास, राइट। फिर उसके बाद जो हमारे पास मशीन्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डेवलप्ड नहीं है। ये मेजर चैलेंज है। इसके बाद जो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए इनके डेवलपमेंट में, सिलिकॉन एटसेट्रा हो गया या जर्मेनियम गैलियम एटसेट्रा हो गया सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट में, वो सभी हमारे पास अभी नहीं है। वो एक मेजर चैलेंज बनता है। इंपोर्ट बेस अगर हम लेकर के आते हैं तो इंपोर्ट बर्डन्स बढ़ जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। फिर कई बार जैसे चाइना ने अभी 2025 में रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा दिया था अप्रैल, और इंडिया पर सप्लाई रुक गया था। और पिछले 2-3 सालों से ये टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स का जो सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई है, वो क्राइसिस में है पोस्ट कोविड। तो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट ही रुका हुआ है, जिससे फिर और ज़्यादा चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जब सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट ही रुक जाता है। अभी हम मेजरली ग्लोबल सप्लाई पर ही डिपेंडेंट है। मोस्टली हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान बेस्ड हम इंपोर्ट करते हैं, राइट, या असेंबल करते हैं या पार्ट्स लेकर आते हैं फिर यहाँ असेंबल करते हैं। तो अभी हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, राइट, बहुत इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। और जब इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज बनता है। फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी कम है। जो मेजर जायंट्स है सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, ये सारे मेजर जायंट्स जो हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, और वो इंडिया के साथ उनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इकोनॉमी सेक्शन है। चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पर बेस होकर के ही फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स को बनाया हुआ है, राइट। तो अभी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। साथ में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ हम गए हैं,
डिजिटल इंडिया की बात कर दो, या क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलपमेंट की बात कर दो, या फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटिंग मैकेनिज्म्स की बात अगर हम कर दे, तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वी आर एट अ ह्यूज डिमांड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो सप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, जो ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के मेजर चैलेंजेस में से है अभी। सबसे बड़ा चैलेंज अभी स्किल्ड मैन पावर का है और रेयर अर्थ मिनरल्स का। इसमें जो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया ने बनाया है, वो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन सबसे पहले 75,000 करोड़ के बजट से एस्टैब्लिश करेगा एक सेमीकंडक्टर हब को, एक ग्लोबल हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया को। टारगेट लिया है दैट बाय 2030 हमें एटलीस्ट 12% ऑफ द ग्लोबल मार्केट को फेच करना है, राइट, इंडिया की तरफ डाइवर्ट करके लेके आना है। मेजर जो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं आउटसाइड इंडिया, उनको भी लेकर के आना है इंडिया में। मैन पावर को ट्रेन करना है, हमारा मैन पावर स्किल्ड हो, स्किल माइंडसेट के साथ क्रिएट करना है हमको। एडिशनल 80,000 ट्रेन प्रोफेशनल पर ईयर ऐड इन करना है बाय 2030। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर जाना है, जैसे इंडिया, ताइवान एटसेट्रा, इन सब के कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। इन कोलैबोरेशंस को इम्प्रूव भी करना है और इसके थ्रू इंडिया को एक मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जायंट के जैसे डेवलप करना है इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जो मेजर हमारा नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन का टारगेट बन जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, राइट। तो ओवरऑल अगर आप समझोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको करंट अफेयर्स बहुत ऐसा देखने नहीं मिला कि कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इस बार पूछा हो। क्वेश्चंस इजी हैं, सिंपल हैं, डायरेक्ट हैं। बस चेंज क्या है कि अगर ये पर्सपेक्टिव लेके कोई पढ़ता है कि इस बार के करंट इश्यूज को पढ़ ले तो काम बनता है, तो वो डिफीट जरूर हुआ। हाँ, जो पीछे करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट को सही तरीके से देख करके अपना काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उन बच्चों को ये ज़रूर हेल्प मिला होगा। तो वो सारे बच्चे जिनने ये इस साल का एग्ज़ाम लिखा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा इससे हेल्प मिलेगा या डायरेक्टिव मिलेगा कि आपने किस तरीके से लिखा है, उसमें एसेस करने में हेल्प मिलेगा। बाकी हर स्टूडेंट की अपनी इंडिविजुअलिस्टिक परफॉर्मेंस भी है। जो बच्चे 2026 मेंस लिखने वाले हैं, उनको टारगेट रखना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। साइंस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साइंस में बच्चे फियर फैक्टर में ज़्यादा होते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेसी ज़्यादा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वो अप्रोच करने से डरते हैं। क्वेश्चंस देख के समझो कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं या बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स हैं, हमें बस थोड़ा सा अप्रोच करना होगा, उस अप्रोच को वैसा रखना होगा। अगर हम अपनी सही अप्रोच को रखते हैं तो ईजिली इसमें से मार्क्स निकल के आते हैं, राइट। जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं या नंबर ऑफ मार्क्स का वेटेज है, वो कहीं और सब्जेक्ट से कम नहीं है। आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आर देयर, 2 15 मार्कर हैं, 2 10 मार्कर हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 50 मार्क्स का बर्डन यहाँ पर है। वैसा ही कुछ हमको 45 मार्क्स का वेटेज, 35 मार्क्स का वेटेज एनवायरनमेंट में भी देखने मिला पेपर 3 में, लेकिन इक्वली 35 से 40 मार्क्स का वेटेज जीएस पेपर 1 में भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन्फ्लुएंस टॉपिक्स का देखने मिलता है आपको। ये दोनों टॉपिक, चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हम सिर्फ अप्रोच करने में डरते हैं, बट ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं और इन इजी टॉपिक्स को टैकल किया जा सकता है। बस सिर्फ इतना है कि हमें किस तरीके से लिखना है, किस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।